नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम लीगल पॉइंट में। अगले 1 घंटे में हम आपको बताएंगे कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में क्या क्या कानून हैं हमारे देश की आधी आबादी के लिए, सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कानूनों से विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खास मेहमान, आप सभी से परिचय कराना चाहेंगे। हमारे साथ हैं ऐश्वर्या भाटी, जो कि अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट से, साथ ही सचिव हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं शमीना शफीक, सदस्य हैं महिला आयोग की, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, वक्त निकालने के लिए धन्यवाद। और साथ ही हैं राजीव कुमार सिंह, जो कि अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट से। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जब हम बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कानूनों की, तो मुझे लगता है, वैसे बहुत कहना मुश्किल होगा कि 1 घंटा काफी होगा। ऐश्वर्या जी, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि 1 अरब 21 करोड़ की आबादी में 48% आधी आबादी यानी महिलाओं की है। जब हम बराबरी की बात करते हैं, देश का संविधान स्त्री और पुरुष को समान नागरिक का दर्जा देता है, तो ऐसी स्थिति में हम महिलाओं को कहां गिनते हैं? देखिए, महिलाओं का रोल सोसाइटी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आधी आबादी भले ही हो, पर उनके आधी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। और महिलाओं ने आज हर फील्ड में अपनी एक जगह बनाई है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे जुडिशरी हो। जो मेल बैस्टन्स होते थे उनको भी ढह के, और पायलट हों, जहां भी हों, वो पहुंची हैं उस जगह। पर ये सब अभी भी इंडिविजुअल एग्जाम्पल्स हैं एक्सेलेंस के। विमेन एज अ होल, पूरा एज अ जो उनका 50% पॉपुलेशन है, उस हिसाब से उनकी सोसाइटी में जरूरत नहीं, जगह नहीं बना पाई है। और इसका खामियाजा सोसाइटी भुगतती है, महिलाएं नहीं भुगतती है। इसका खामियाजा सोसाइटी भुगतती है। जब उनका ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पॉपुलेशन अपने आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता सोसाइटी को पॉजिटिवली, तो सोसाइटी खामियाजा भुगतती है इस बात का। शमीना शफीक जी हैं, सदस्य हैं महिला आयोग से। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब हम शुरुआत करते हैं कि स्त्री और पुरुष को बराबर तराजू में तोलने की और कोशिश करते हैं कि दोनों बराबर हैं, व्यवहारिकता में नहीं दिखाई देता बराबरी, लेकिन देश का संविधान आपको बराबरी का दर्जा देता है, लोकतंत्र बहाल है भारत में। आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक कोशिश की जाती है कानूनों के द्वारा उनको बराबरी का हक मिले, शायद पहल की जाती है, लेकिन अभी भी जमीनी स्तर पर हम लोग वहां पर सफल नहीं हुए, लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हैं? देखिए, जहां तक बराबरी का अधिकार है महिलाओं का हिंदुस्तान में, भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो आपने खुद स्वयं कहा और ये बात सबको पता है कि जो भारत का संविधान है वो भारतीय महिलाओं को बराबरी का दर्जा देती है। कहीं पे भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। कानूनों की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि सामाजिक तौर पे अगर आप बात करें, हिस्टोरिकल तौर पे अगर आप बात करें, तो महिलाओं को सदियों से दबाकर रखा गया है। उनके बहुत सारे अधिकार हैं जो मतलब लिखित होने के बावजूद उन तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि एक, उनमें जानकारी का अभाव होता है, दूसरा, अब वो अगर लेना चाहती हैं तो जो हमारी पेट्रियार्कल माइंडसेट है, चाहे वो मर्दों में हो चाहे वो औरतों में भी हो, वो कहीं ना कहीं रुकावट बनती हो। और तीसरी बात यह है कि जो आज का सामाजिक ढांचा बनता चला जा रहा है, जिस किस्म से हम पैसे के पीछे भागते चले जा रहे हैं, तो जो पुरुष समाज है वो चाहता है, खासतौर से आप देखें इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको लगता है कि नहीं, अगर मैंने इतना पढ़ लिया, मैंने इतना इन्वेस्ट कर लिया, तो मुझे अब इसका कहीं खामियाजा चाहिए या कहीं कॉम्पनसेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ मैरिज। सो इस किस्म की जो समाज में एक रीतियां या कुरीतियां चली आ रही हैं, उनकी वजह से महिलाओं का जो शोषण होता है, उसके लिए कानूनों की जरूरत पड़ रही है। और कानूनों की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि महिलाओं को जितनी भी कुरीतियां हैं, इनसे बचाने की बहुत नितांत आवश्यकता है। मगर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो आज भी समाज में है वो ये है कि हम कानूनों को बना तो चुके हैं, मगर कानून का डर जो है, वो जो क्रिमिनल मानसिकता के जो लोग हैं उनमें नहीं है, वहां कहीं ना कहीं अभी भी असफल हैं। हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हम उनसे अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कानूनों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमें हमारे टोल फ्री नंबर 1800115314 पे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा दूसरा नंबर भी है जिस पर आप संपर्क कर सकते हैं, अपने सवाल रख सकते हैं हमारे पैनलिस्ट से, 011-230-35420। इस समय आप हम हमें फोन कर सकते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, राजीव जी हमारे साथ हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट से। अगर हम लैंगिक असमानता में देखें दुनिया में, तो 139 देशों में 127वां स्थान है।
लड़के और लड़कियों का जो लैंगिक अनुपात है वहाँ कहीं ना कहीं भारत अभी भी बहुत पीछे है, और शायद इसी स्थिति को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री को अपील करनी पड़ी लोगों से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी लागू हुई, उसका लाभ भी बच्चियों तक मिले, है ना। तो इसमें जब हम बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं तो पहली जो प्राथमिकता है वो बेटी को बचाने की है। आपको भी लगता है कि ये जो माहौल था वो बहुत पहले से हमारे बीच था, लेकिन अब शायद ये बहुत संजीदा स्थिति में पहुंच गया या बहुत खतरनाक स्थिति तक पहुंच गया, इसलिए देश के प्रधानमंत्री को भी कोशिश पड़ी। तो क्या लगता है कि इससे पहले जो कानून है जैसे पीएनडीटी एक्ट भी है वहां कहीं ना कहीं असफलता है, इसलिए एक और योजना की कोशिश की गई बताने की? नहीं, ये जो योजना प्रधानमंत्री ने स्टार्ट की ये तो एक सोशल प्लेटफॉर्म पे ये एक योजना है। जेंडर सेंसिटाइजेशन मुझे लगता है इसको लेके प्रोग्राम बहुत पहले से चलना चाहिए। बेटी बचाओ ये एक ऐसा विषय है जो कानून से दूर समाज के रूट्स को टच करता है। और जैसा आपने सही कहा कि कई ऐसे राज्य हैं अपने देश में भी जहां आप जेंडर डिफरेंस देखिए, हरियाणा को देख लीजिए, हरियाणा की सबसे ज्यादा खराब स्थिति, जहां लगभग 800 लड़कियां हैं 990 लड़कों में। तो इस प्रकार के सोशल इनिशिएटिव्स जो हैं वो जरूरी हैं, और जरूरी हैं, उनको बैक करना भी जरूरी है कानून की तरफ से जहां अफर्मेटिव एक्शन हो। तो इस प्रकार के सोशल प्लेटफॉर्म पे ये योजनाएं चलेंगी ताकि एक समाज में एक अलग किस्म की जो भ्रांतियां बनी हुई हैं महिलाओं को लेके, लड़कियों को लेके, वो कम से कम दूर हों, और लोग बिटिया है किसी के घर में इसको लेके भी उतना ही खुश हों जितना एक बेटा घर में आए उसको लेके। बहुत जरूरी है ये सोशल इनिशिएटिव्स लेना, खासतौर से सरकार के स्तर पर। ऐश्वर्या, मैं आपसे जानना चाहती हूँ और साथ ही मैं स्वयं भी जानना चाहूंगी और जो दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इतना गंभीर और इतना संजीदा कानून है पीएनडीटी एक्ट, उसके बाद भी भ्रूण हत्या हमारे बीच जिंदा है। क्या वजह मानती हैं आप इसकी कि कानून में कहीं कुछ कमी है या जागरूकता में कमी है या ये लागू नहीं हो पा रहा है, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है? मेरे हिसाब से तो हमारे लिए यही सबसे शर्मनाक बात है कि हमारे देश में पीएनडीटी एक्ट जैसे एक्ट की जरूरत पड़ी। इतना बेसिक एक फंडामेंटल और एक ह्यूमन इशू है, इस कानून की जरूरत क्यों बची? हम महिला सुरक्षा, महिला राइट्स की बात करते हैं। जिस देश में महिला को, बच्ची को जन्म लेने का अधिकार नहीं हम सुरक्षित कर पाते एज अ सोसाइटी, इट इज अ शेम ऑन अस कि हमारे देश में पीएनडीटी एक्ट की जरूरत है। और जहां तक आप इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो मैं आपको ये, मतलब एक लॉयर हूं, 18 साल से वकालत में हूं, लॉज हमारे देश में बहुत अच्छे हैं। हमारे देश में लॉज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉज आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। हाँ, लेकिन ऐश्वर्या, मैं आपको अभी रोक रही हूँ। आपने जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि ऐसे कानून होने की जरूरत नहीं थी, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, स्वतः नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि कानून इतने सख्त होने के बाद भी आज भी भ्रूण हत्या होती है? बेटे की चाहत में बेटी को पैदा ही नहीं होने दिया जाता है। ये अर्चना जी हमारा मिसफॉर्च्यून है, पर इसका अगर हम इसका रिजोल्यूशन अगर हम खाली लॉ में ढूंढेंगे तो वो हमें रिजोल्यूशन नहीं मिलेगा। वही मैं आपको समझा रही हूँ कि लॉज में कमी नहीं है, प्रॉब्लम एनफोर्समेंट में है। और ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ये कहीं ना कहीं इनके सोशल एंगल्स हैं, तो खाली कानून में इनका जवाब नहीं हो सकता, इनका खाली सॉल्यूशन लॉ में नहीं है। और इसीलिए जो सोशल स्कीम्स हैं, जो मतलब जब देश का प्रधानमंत्री लाल किले से ये आगाज करता है तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे। जब महिलाएं अपनी अपनी फील्ड्स में आगे बढ़ती हैं, अच्छा करती हैं, तो उसका इम्पैक्ट और अगर यही पहल, यही कदम कुछ दिन पहले उठ गए होते, कुछ समय पहले उठ गए होते, तो शायद संजीदगी कुछ और ज्यादा होती। ऐश्वर्या, मैं आपको यहीं पर रोकना चाहूंगी। हमारे एक दर्शक हैं जो कार्यक्रम को देख रहे हैं, बिहार से अजय कुमार सिंह जी अपनी बात रखना चाहते हैं। इस विषय से जुड़ा हुआ कोई सवाल है आपके पास? नमस्कार, मैं अजय कुमार सिंह, अररिया, बिहार। जी जी, बताएं। मेरा कहना है कि पूरे दुनिया में करोड़ों कानून है, अपने देश में भी कानून की कमी नहीं है, हर साल कई कानून बना दिए जाते हैं। क्या ऐसे में ये आवश्यकता नहीं है कि जो कानून है महिलाओं से संबंधित ही उनका अनुपालन किया जाए? कंप्लायंस इज बिग इशू इन आवर कंट्री, तो क्यों ना हम फास्ट ट्रैक की व्यवस्था ज्यादातर करें कि लोगों को सजा मिले? क्या इस ओर सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिए? शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव जी, जवाब देना चाहेंगे आप? क्योंकि इन्होंने फिर भी वही बात, बुनियादी सवाल उठाया है कि क्यों दूसरा कानून या कानूनों में संशोधन करने की जरूरत है। जो मौजूदा स्थिति में जो कानून है, अगर उन्हीं को जमीन पे लाया जाए तो शायद स्थिति और बेहतर होगी। देखिए, हमें इस पे समझना पड़ेगा कि जैसा ऐश्वर्या जी ने कहा कि इस प्रकार के कानून लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। जरूरत इस प्रकार इसलिए पड़ी क्योंकि एक
बहुत समय से एक डिस्क्रिमिनेशन चला आ रहा है और ये एक अफर्मेटिव एक्शन था कि भाई अब समाज को किसी प्रकार से समझाने की जो जरूरत थी वो की गई, उसके बावजूद भी ये सब चीजें कुरीतियां चल रही हैं। इस कारण सख्त कानून लाना पड़ा। जो आपने सवाल पूछा वो बिल्कुल सही सवाल है कि हम या तो इनको कोर्ट्स के माध्यम से जल्दी इन केसेस का निस्तारण करें ताकि जो डिटरेंट एक्शन है लॉ का उसकी सैंटिटी बनी रहे। कई बार लॉज इस कारण रिक्वायर्ड होते हैं क्योंकि पहले वाले लॉज का एक डिटरेंट वैल्यू खत्म हो जाता है, इस कारण हम एक और डिटरेंट लॉ लेके आते हैं। बट अगर समाज में जेंडर सेंसिटाइजेशन रहेगा जिससे आदमी को अपने स्वतः ही इस बात की चेतना हो कि इस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन महिलाओं के प्रति नहीं होना चाहिए, तो हमें लगता है शायद इस प्रकार के कानून या सख्त कानून की बहस ही अपने आप में निराधार हो जाएगी। ऐश्वर्या, मैं आपके पास आना चाहूँ। जी 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 शमीना जी प्लीज। देखिए जो पीसीपीएनडीटी एक्ट है उसकी आप पहले अगर मूल उसमें जाइए कि मेरा अगला सवाल वही था क्योंकि मैं चाहती हूँ आई वांटेड टू ऐड समथिंग टू दिस। जो आपका सवाल है वो ये है कि कानून होते हुए क्यों नहीं ये रुक पा रहा है, ये थम नहीं पा रहा है, उसकी वजह कुछ और है। वजह सबसे पहली ये है कि एक कन्या भ्रूण हत्या करने की एक परिवार को जरूरत क्यों पड़ती है। देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ इट। एक आप मॉडर्न सिटीज में आ गई है तो वहां दूसरे रीजन है, मगर अगर आप गाँव में जाइए पॉवर्टी बहुत बड़ा रीजन है, दहेज बहुत बड़ा रीजन है। तो पहले तो सरकारों को ये व्यवस्था करनी पड़ेगी कि अगर घर में बच्ची पैदा हो रही है तो उसका भविष्य सुरक्षित है, शिक्षा का उसको पूरा सुरक्षा का अधिकार है। दहेज या शादी संबंधित उस जो राशि की व्यवस्था होनी चाहिए वो कहीं कोई फिक्स डिपॉजिट के नाम पर कुछ ऐसा हो जाए। दो एक चीज। दूसरा, जब पीसीपीएनडीटी एक्ट की आप बात करते हैं, आप मुझे बताइए इस देश में कितने कन्विक्शंस हुए हैं जहां पेरेंट्स को सजा हुई हो। हम डॉक्टर्स और क्लिनिक्स के पीछे तो भागते हैं, जो पेरेंट्स आते हैं अबॉर्शंस कराने के लिए उनको कितनों को सजा हुई है। सो समवेयर हम कहीं लैग भी कर रहे हैं। जब तक हम उसको ठीक नहीं करेंगे तब तक ये समस्या नहीं सुलझने वाली है। लेकिन ऐश्वर्या, जब हम टीवी पे खासतौर से लोकसभा टीवी पर भी इस तरीके के विज्ञापन देखते हैं कि अगर परिवार किसी भी तरीके की कोशिश करता है या उस लड़की पर उस महिला पे कोई दबाव डालता है कि आपके घर में बेटा ही होना चाहिए, मुझे बेटी नहीं चाहिए, तो स्लो मोशन में हाथों में हथकड़ियां दिखाई देती हैं। मुझे लगता है कि इस तरीके का अगर जमीन पर भी हो तो शायद इस सार्थकता इस विज्ञापन की ओर बढ़ जाएगी। नहीं, सही कह रहे हैं आप। वो लॉज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, पर लॉज का रोल आप देखिए तब आता है जब क्राइम ऑलरेडी कमिट हो चुका होता है। हमें फोकस ले जाना पड़ेगा प्रिवेंशन पे। क्योर की इंपॉर्टेंस है पर प्रिवेंशन की इंपॉर्टेंस उससे भी ज्यादा है। वहां हमारा फोकस अभी भी मिसिंग है। हमें सोशल चेंजेस चाहिए, हमें इन्फोर्समेंट बेटर चाहिए। मतलब ये खाली भ्रूण हत्या की बात नहीं है, रेप के लिए भी हमारे पास सबसे स्ट्रिक्ट लॉज हैं, इतने इंपॉर्टेंट और इतने अच्छे लॉज हैं। लेकिन आज भी अगर आप किसी मिसिंग लड़की की रिपोर्ट लिखाने थाने में जाएंगे तो वो आपको चक्कर काटने पड़ेंगे, सुबह से शाम तक बिठाकर रखेंगे। वो कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, तब तक जो वारदात उस बच्ची के साथ होनी है वो हो चुकी है। और आप और दूर हो जाएंगे अपने बच्चे और आप और दूर हो जाएंगे। एक और हमारे साथ दर्शक हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं। जी जी, आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। हेलो। जी जी, हेलो। हाँ जी, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे देश में जो रैग पिकर्स महिलाएं हैं पूरे भारत के 676 जिलों में और 6,760 कस्बों में जो सड़कों पे सोती हैं, इनके लिए राष्ट्रीय रैन बसेरा एवं सामुदायिक रसोई घर प्राधिकरण की स्थापना के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पे कोई इस तरह का मूवमेंट बनाए जिससे वर्किंग वुमेन को सुरक्षा मिले हर जिले में, पूरे 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश में। तो इसके लिए क्या PIL वगैरह दाखिल कर सकते हैं? किस तरह से महिलाओं के लिए जो पूरे भारत के 676 जिलों में जैसे उनको वर्किंग प्रोटेक्शन मिले, और जो गरीब महिला हैं तो एक साथ जैसे हर जिले में 150 एकड़ एक्वायर करके जमीन और आप जानना चाहते हैं। जी जी जी, हम समझ गए आपका सवाल। आप जानना चाहते हैं कि क्या उस स्थिति में क्या कदम उठाए जा सकते हैं। ऐश्वर्या, आप जवाब देना चाहेंगे? देखिए, जहां तक वर्किंग वुमेन की सेफ्टी का सवाल है, कानून बन गया है। सेक्सुअल हैरेसमेंट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट फॉर वुमेन एट वर्क प्लेस कानून 2013 में बना दिया। हालांकि विशाखा का केस 2006 में आया था और उसमें गाइडलाइंस लिखी थी और उसमें क्लियर डायरेक्शंस थे कि एक कानून आना चाहिए। पर वो देखिए, पिछला साल
कुछ बड़ा महत्वपूर्ण रहा महिलाओं से रिलेटेड कानूनों के लिए। सेक्सुअल हैरेसमेंट वाला कानून आया, पॉस्को का एक्ट आया, न्यू क्रिमिनल अमेंडमेंट्स आए जिसमें रेप की डेफिनेशन, स्टॉकिंग को ऑफेंस। उससे पहले क्या था कि महिलाओं को अगर कोई भी हर्ट में आता था, कोई भी उनके ऊपर अगर असॉल्ट होता था तो या तो हर्ट में आता था या आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, ये दो सेक्शंस थे। पर ये कानूनों का एक पूरा जाला बुन के पूरी तरह तैयार हो गया है। तो वर्किंग वुमेन के लिए भी, लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी पे जाएंगे तो दो चीजें अगर महिलाओं को सुनिश्चित हो जाएं तो महिलाएं आपसे कोई भीख नहीं मांग रही हैं, कोई आपकी दया नहीं मांग रही। दो चीजें उनको चाहिए। अगर आप उनको सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं, दे आर कॉम्पिटेंट, दे आर केपेबल टू डू एवरीथिंग दैट देयर हार्ट डिजायर्स। और दूसरा, उनको फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ चूजिंग व्हाट दे वांट टू चूज। वो अपॉर्चुनिटीज अपने आप निकलती हैं, अपने आप पैदा होती हैं। दो चीजें हमारे सोसाइटी को इंश्योर करनी चाहिए, सुरक्षा और फ्रीडम। ऐश्वर्या, मैं जानना चाहूंगी इस बारे में और दर्शक भी जानना चाहेंगे कि अगर किसी महिला के साथ, किसी लड़की के साथ जहां वो काम कर रही है उस स्थान पर किसी भी तरीके की बदसलूकी होती है या अमानवीय व्यवहार होता है तो उसके पास क्या क्या अधिकार हैं जिनका वो प्रयोग कर सकती है? देखिए, अब जो नया कानून है उसकी वैसे भी गाइडलाइंस में भी था, वो विशाखा गाइडलाइंस के नाम से जानी जाती थी, जस्टिस जेएस वर्मा के जजमेंट से निकली थी। पर अब कानून में बिल्कुल क्लियर है कि अगर हर ऑफिस में, हर ऑर्गेनाइजेशन में ये मैंडेटरी है कि एक कमेटी बनेगी, सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी बनेगी, उसका क्या कॉम्पोजिशन होना चाहिए, उसमें कितनी महिलाएं होनी चाहिए, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो। इस तरह की कोई कंप्लेंट आए, पूरा एक्ट है, इस तरह की कंप्लेंट आए तो किस तरह से उसको डील विद होनी चाहिए, एक्यूज्ड को क्या ट्रांसफर करना चाहिए, कंप्लेनेंट को क्या सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो ये अब सब जगह मैकेनिज्म्स हैं और लॉ ये प्रोवाइड करता है कि ये मैकेनिज्म्स हैं। अगर आपके ऑफिस में ऐसा मैकेनिज्म नहीं है और आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप इमीडिएटली रिट फाइल कर सकते हैं और आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। और अगर आप उसको क्रिमिनल कानून में लाना चाहते हैं तो आप इमीडिएटली एफआईआर कर सकते हैं। मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, लास्ट ईयर एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, ललिता कुमारी के नाम से। उसके हिसाब से अगर अब आप अपनी कोई किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की अगर रिपोर्ट कराना जाएंगे तो पुलिस वाले रिफ्यूज नहीं कर सकते कि एफआईआर लॉन्च करने के लिए। अब आप उनके पास वो अधिकार, वो डिस्क्रिशन नहीं है कि वो आपको रोक सकें। अच्छा, और इसके तहत अगर कोई गिरफ्तारी होती है तो क्या वो गैर जमानती है? सेक्सुअल हैरेसमेंट में कोई गिरफ्तारी नहीं है, लेकिन अगर आप उसको आईपीसी की धाराएं, स्टॉकिंग, वॉयरिज्म, हर्ट, एसिड थ्रोइंग, इशारेबाजी भी उसमें आती है? हाँ हाँ बिल्कुल, ये सारी चीजें हैं। इवन शोइंग पोर्नोग्राफी टू अ वुमन, देयर इज अ स्पेसिफिक ऑफेंस फॉर दैट। ठीक है, एक हमारे और दर्शक हैं दिल्ली से, मृत्युंजय झा, आप सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी मैडम, आई वांट टू आस्क क्वेश्चन। सम ऑफ द केस हैज टोल्ड दैट इट इज रिक्वायर्ड much more to implementation rather than law, and it is not a problem in the urban sector, rather it is in the rural sector. But there are so many laws in our constitution like Hindu Succession Act, POSCO Act, Section 7, 375, 376. But in spite of that, you can say that women have a no say in their marriages, no say, underrepresentation in the booming sectors of economy. They are being dictated about what kind of attire they have to wear, even in the urban sector. So what I want to ask, is it not okay to hit at the top, at the same time hitting at the edifice is also required? Means you can't work out only at the basic level. राजीव जी, आप वही बात जो आपने पहले बोली थी कि स्थिति वही है और फिर से उसी से जुड़ा हुआ ये भी सवाल था। नहीं, जो इन्होंने सवाल पूछा वो सही सवाल है। वो इनफैक्ट दर्शा रहा है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में महिलाओं का क्या स्थान है। और फिर से मैं वही कहूंगा कि लॉ प्राइमरली जो है वो प्रिवेंशन के लिए नहीं है। एक्ट हो जाएगा, उसके बाद लॉ आएगा, काम में आएगा। इस कारण सोसाइटी में एक जेंडर सेंसिटाइजेशन की जरूरत है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जरूरत है उसकी। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज जिनको एक्शन लेना है, मान लीजिए आज हमारे साथ कोई ऑफेंस, सो कॉल्ड ऑफेंस होने वाला है और मुझे किसी से थ्रेट है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज इतना जेंडरी सेंसिटिव रहें कि हमारे कंप्लेंट पे वो एक पॉजिटिव एक्शन लें, सो दैट the ultimate crime that is likely to be committed can at this stage be curtailed. ऐश्वर्या, मैं आपसे एक चीज और समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने पीएनडीटी एक्ट का जिक्र किया, अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, डाउरी को देखते हैं, तो वहां पर भी मेरे ख्याल से बहुत कम है कि केसेस दर्ज भी हों, क्योंकि ये क्योंकि कहीं ना कहीं परंपराओं से जुड़ी हुई चीज है तो आवाज उठाने में भी संकोच होता है। तो ऐसी स्थिति में कानून
को हम सिर्फ बोलते रहते हैं कि कानून होने के बाद भी कुछ नहीं सुधर रहा है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमारी भी कुछ बनती है। नहीं, हमारी जिम्मेदारी से तो हम भाग नहीं सकते, पर कानूनों के बारे में, डाउरी डेथ के कानून के बारे में मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। हमारा क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस इस बात पे टिका रहता है कि भले ही मतलब कोई भी इनोसेंट आदमी क्राइम में नहीं जाना चाहिए, एंड क्राइम हैज टू बी प्रूव बियॉन्ड द शैडो ऑफ रीजनेबल डाउट। मतलब छोटा सा डाउट भी अगर एक्यूज ने क्रिएट कर दिया तो प्रोसिक्यूशन स्टोरी पूरी फेल हो जाती है। डाउरी डेथ्स के केसेस में इस कानून को पूरा रिवर्स कर दिया है। इसमें प्रिजम्पशन पे कंटिन्यू होता है, और प्रिजम्पशन लाई करता है उस हस्बैंड और उसके इन लॉज के ऊपर जिस मैट्रिमोनियल घर में उस लड़की की डेथ हुई है। तो मतलब अगर अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में विद इन 7 years ऑफ मैरिज अगर डाउरी डिमांड हुई है, लेटली हुई है, अगर उस सर्कमस्टांसेस में डेथ मानी जाती है तो प्रिजम्पशन चला जाता है उनके ऊपर और उनको वो डिस्चार्ज करना पड़ता है। हमारे देश के कानून में मतलब इतना रिवर्सल है, डाउरी डेथ के केसेस में प्रिजम्पशन लाई करता है कि एक्यूज ने ये किया है, उनको उस प्रिजम्पशन को हटाना पड़ता है। बाकी जगह अगर कोई क्राइम होता है तो वो बियॉन्ड द शैडो ऑफ रीजनेबल डाउट एस्टेब्लिश करना होता है। ये जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे देश की बेटियों को टांगा जा रहा था पंखों से, कुओं में फेंका जा रहा था। ये अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन ये इसकी परसेंटेज बहुत कम हुई है। और जहां ऑर्डिनरी आप डाउरी मतलब खाली डाउरी हैरेसमेंट वगैरह की बात करेंगे तो उसमें भी पूरा उपाय है, सारे कानून हैं, राइट्स अवेलेबल हैं, और कई जगह उन राइट्स का मिसयूज भी होता है। लेकिन फिर भी हमारी सोसाइटी में अभी वो मैच्योरिटी नहीं आई है कि अभी भी पिछले दिनों यही बात चल रही है कि डाउरी डेथ्स का मिसयूज हो रहा है। 10% केसेस कल परसों की हेडलाइन थी, और सरकार इस बात पे रीथिंक कर रही है कि ये इसमें कुछ ऐसा डाइल्यूशन लाना चाहिए। लेकिन क्या हम उस डाइल्यूशन के लिए तैयार हैं? बेसिक बात ये है कि कानून वैसे बनने चाहिए जो सोसाइटी की आज की जरूरत है। वो आज की जरूरत हमारी खत्म तो नहीं हुई, तो हम कानूनों का डाइल्यूशन कैसे कर सकते हैं जब हमारी सोसाइटी में अभी वो मेजॉरिटी लेवल ही नहीं आया है? राजीव जी, अब यहाँ पर परिपक्वता की बात ये रख रही हैं कि आप कानूनों का लाभ कैसे ले सकते हैं जब आप स्वयं जागरूक नहीं हैं, उतनी परिपक्वता आप में भी नहीं है। नहीं, देखिए, ये एक तो विषय है कि कानून तो बना दिए, कानून बनाने के प्रोसेस में उनको हमने कितना टेस्ट किया कि उनकी सोशल एक्सेप्टेबिलिटी है कि नहीं है। अब जैसे दहेज को ही लेके जो कानून है, अभी भी साधारणतः ये समझा जाता है कि दहेज जो है एक नॉर्मल गिफ्ट है जो दिया जा रहा है और लिया जा रहा है। उसको अभी भी क्राइम के डेफिनेशन में सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया है सामाजिक तौर से। तो इस कारण डाउरी के वही केसेस रिपोर्ट होते हैं जहां डिस्प्रपोर्शनेट डिमांड हो जाती है, या वो कोई फेटेलिटी को रीच कर रही है, डिमांड ऑफ डाउरी जो है वो डेथ पे अकर कर रही है, तो वहां पे डाउरी वाले केसेस रिपोर्ट होते हैं। अदरवाइज समाज ने अभी भी एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी बनाई हुई है डाउरी को लेके। साधारणतः उसको समान तोहफा देना और लेना माना जाता है। इस कारण डाउरी से रिलेटेड जो ऑफेंस है, जो क्राइम है, उसको हम लोग उतने व्यापक तौर पे नहीं देखते हैं कि वो रिपोर्ट होता है। इत्तेफाक रखती हैं आप राजीव जी की बात से? नहीं, ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि ये इट्स अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस नाउ। आज अगर हम कहना चाहते हैं कि दहेज लेना और देना बुरी बात है तो हम कहते हैं, मगर जब हम फिर किसी शादी में शाम को जाते हैं तो अच्छे पकवान खाते हैं, दहेज कितना हाँ राइट, और हम आंखें मूंद सी लेते हैं वहां पर और हम देखते हैं अच्छा दहेज लेना जितना बड़ा क्राइम है उतना ही बड़ा क्राइम दहेज देना भी है। मगर अनफॉर्चुनेट आज का सिस्टम ये है कि लड़कियां, लड़के ही नहीं, लड़कियां भी अपने पेरेंट्स को बताती हैं कि हमें क्या चाहिए। अगर इसका थोड़ा सा हम रोल रिवर्सल करने की कोशिश करें, क्योंकि दहेज की जो प्रथा थी या गिफ्ट लेने देने की जो प्रथा थी वो बहुत सदियों पुरानी है। शायद इसीलिए ऐश्वर्या ने संजीदगी और परिपक्वता की बात रखी कि जो कानून आपके हित के लिए बने हैं ये आपको भी समझना होगा कि वो कितने अहम है और उनका आप फायदा कैसे, उनका लाभ कैसे ले सकते हैं। बिहार से एक और हमारे दर्शक हैं जो सवाल करना चाहते हैं। जी नमस्कार, आप सवाल पूछ सकते हैं अपना। हाँ, मैं संजय सिंह सररिया बिहार से बोल रहा हूँ। जी, मुझे ये कहना है कि सरकार कहाँ कहाँ सुरक्षा करेगी लड़कियों को या स्त्रियों को, तो गर्भ से लेके अंतिम समय तक सुरक्षा की जरूरत है। और जहाँ तक सवाल है कि कानून का, निर्भया कांड के बाद कानून आए, लेकिन उसके बाद अपराध की घटनाएं बहुत सारी बढ़ गई। स्त्रियों को अधिकार देने के मामले में तो ये स्थिति है कि 33% जो आरक्षण देना है वो आज तक वो राजनीतिक दलों के पेच में उलझ के रह गया है। मुझे तो लगता है कि बिल से ज्यादा विल पावर की जरूरत है। हाँ। और पुरुषों की जो मानसिकता है स्त्रियों के प्रति वो कैसे बदलेगा? कानून से तो बदलेगा नहीं।
संजय जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। मैं जानना चाहूंगी आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं मैडम। बताइए, मुझे बताइए, एक बेटी भी है क्या, बिटिया है कोई? हाँ, एक बेटी है मैडम। तो आप मुझे ये बताइए संजय जी, क्या घर में आप बराबरी बरतते हैं अपने बेटों और बेटी में? निश्चित रूप से बेटी को मैं ज्यादा प्रेशर देता हूँ बेटे के बनस्पत। ये इस मामले में बहुत स्पष्ट सोच का और प्रगतिशील हूँ मैडम। संजय जी, बहुत खुशी हुई और आपने बहुत ही मौलिक और बुनियादी सवाल पूछा, और मैं यही कहना चाहूंगी कि आप अपना ये व्यवहार जारी रखें, क्योंकि घर से शुरुआत करनी बेहद जरूरी है। कानूनों का लाभ हमारे लिए है, हमारे लिए वो कानून बने हैं, लेकिन मेरे ख्याल से व्यवहार में भी हमें बेटा और बेटी में बराबरी रखनी पड़ेगी, तब शायद बहुत कुछ बदल सकता है जमीन पर या सड़क पर। शमीना, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से इन्होंने भी ये बात रखी कि इन्होंने निर्भया केस को उठाया, मुझे लगता है कि ये बहुत ही स्वाभाविक है कि उसको लेकर भी बातें उठ रही हैं कि इतने साल होने जा रहे हैं, लेकिन अभी भी इंसाफ में हम पीछे हैं अभी। उसके बाद भी लगता है कि जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो कानूनों के प्रति ज़्यादा गलत जा रहा है, या हम उसके लिए जिम्मेदार हैं? देखिए, जो बहुत अनफॉर्चुनेट, हम बार बार कहते हैं कि कानून सख्त नहीं है, ये सही लगता है आपको ये सेंटेंस, कि या हम सजग नहीं हुए अभी तक? नहीं, कानून बहुत सख्त है हिंदुस्तान में। कानून की अगर आप सख्त होने की बात करें तो मुझे लगता है आज के समय में, खासतौर से 2013 अमेंडमेंट के बाद जितने भी कानून सख्त हुए हैं, दे आर मोर देन सफिशिएंट राइट नाउ टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ वुमेन। प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है इम्प्लीमेंटेशन की। जहां इन्होंने कहा कि निर्भया के बाद केसेस ज्यादा बढ़ गए हैं, मुझे लगता है नहीं, रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम ज्यादा बढ़ गई है। महिलाओं में ज्यादा हिम्मत आई है कि वो रिपोर्ट कर सकें, क्योंकि उसमें मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। मीडिया ने बहुत सजग किया है समाज को। मगर जिम्मेदारी की जब बात आती है तो हम आज भी आंख मूंद लेते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं। और हम आज भी अगर हमारे पड़ोस में कहीं कुछ किसी लड़की को छेड़ा जा रहा है तो हम किनारे हो जाते हैं, ये सोच के कि हमारा मैटर नहीं है। आई थिंक वहां हमें जागने की जरूरत है। और यस, हमारा जो जुडिशरी इस वक्त है और बहुत टार्डी है। आपने निर्भया केस की बात करी, आई थिंक फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का मतलब ही है कि हमें इमीडिएट, और खासतौर से रेप और एसिड जैसे केसेस में तो इमीडिएट जितना जल्दी से जल्दी हो सके न्याय मिलना चाहिए। और उस न्याय जो मिलता है उसको उतने ही ज्यादा तरीके से पब्लिसाइज करना चाहिए जितना कि हम क्राइम करते हैं, ताकि जो क्रिमिनल्स हैं उनके दिमाग में भय बैठे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो उसका रिजल्ट ये हो सकता है। आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें कहीं ना कहीं हम लैग कर रहे हैं। सो सजगता होनी है, जिम्मेदारी होनी है, सिर्फ मोमबत्ती जलाने से नहीं होगा, हमें अपने आसपास देखना जरूरी है। मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आज की महिला भी, थोड़ा तस्वीर बदली ऐश्वर्या, कि आज की महिला को लगता है कि कैंडल मार्च निकालने से वो भी एक तरीका है अपनी बात रखने का। मैं ये नहीं कहना चाहती कि वो गलत जरिया है अपनी बात रखने का, वो माध्यम भी उचित है उन लोगों के लिए जो उन्हें सही समझते हैं। लेकिन ऐश्वर्या, आपको ऐसा लगता है कि बार बार कानूनों का हम जिक्र करते हैं, दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं जरूर जानना चाहूंगी कि आप कुछ मुझे बिंदु बताएं कि अगर किसी लड़की के साथ कोई लड़का पीछा कर रहा है, उसको गलत इशारे कर रहा है, तो क्या वो FIR दर्ज करा सकती हैं, कुछ कर सकती हैं? कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिससे उनको जानकारी मिले इमीडिएटली। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि आईपीसी में पहले खाली 2 ही धाराएं थी अगर महिलाओं के साथ कोई भी तरह की छेड़खानी होती थी, या तो हर्ट में FIR हो सकती थी या फिर आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। अब स्पेसिफिक धाराएं हैं, स्टॉकिंग, वॉयरिज्म, एसिड थ्रोइंग, शोइंग पोर्नोग्राफी, सारे और धाराएं हैं। SMS ऑल्सो, बिल्कुल जी। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर रिपीट ऑफेंस है तो सजा ज्यादा है। अगर कोई ऑफेंडर इस चीज को रिपीट करता है तो उसमें सजा की ज्यादा की प्रावधान है। पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी भी हमारे एनफोर्समेंट और लॉज का जो लैक्यूना है वो, मतलब हमें बारिश हो रही थी तो हमें किसी ने ये देखा कि कपड़े बिल्कुल चिथड़े हुए में, लेकिन हाथ में छतरी पकड़ा दी। छतरी आपको कब तक बचाएगी? आपको कपड़े और जूते और उन चीजों की जरूरत तो है, खाली नई छतरी से आप क्या कब तक खुद को बचा पाएंगे? जी ऐश्वर्या, हमारे साथ एक और दर्शक हैं, दीपक शर्मा जी, अपना सवाल पूछना चाहते हैं। हम दर्शकों से अपील कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप सवाल पूछें जिससे आपके सवालों को जवाब मिले इस मंच पर। जी दीपक जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम, गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग। हेलो, हाँ, वेरी गुड इवनिंग, प्लीज पूछिए अपना सवाल। मैम, मैं एक पर्टिकुलर किसी कानून के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ। जी। मेरी वाइफ अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है। उनके नाम से एक घर है देहरादून में जहाँ हम रहते हैं। लेकिन जो हमारे पड़ोस में जो अंकल रहते हैं उन्होंने बिल्कुल जो कॉमन वॉल है उसके साथ पेड़ लगा रखे हैं, छोटे छोटे, और सैपलिंग वो और लगा रहे हैं वहां पे।
जमीन भी कुछ उन्होंने हड़प रखी है, क्योंकि हमने जब ये अनमैरिड थे तो इन्होंने वो मकान किसी बिल्डर से लिया था, लेकिन जब लोन प्रोसेस में इनको पता चला एसबीआई के लॉयर के थ्रू कि उन्होंने कुछ जमीन के ऊपर कब्जा भी कर रखा है, जो कि इनको पहले नहीं पता था। दीपक जी, मैं चाहूंगी थोड़ा संक्षेप में पूछिए। हम बिल्डर ने इनको नहीं बताया, उसके बारे में एक कानून पूछना चाहता हूं कि जो पेड़ वो लगा के अब इनको तंग कर रहे हैं, हैरास कर रहे हैं, उसके बारे में कानून पूछना चाहता हूं। ऐश्वर्या जी, शुक्रिया। ऐश्वर्या, थोड़ा सा इनको जवाब देना चाहेंगे जिससे इनको थोड़ी न्यूसेंस एक ऑफेंस है, वो एक क्रिमिनल ऑफेंस भी हो सकता है, पर जिस हिसाब से ये बता रहे हैं उसके हिसाब से सिविल कॉनोटेशन ज्यादा है उसका, तो ये एक सूट दायर कर सकते हैं, पर इसमें उनको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि क्या इंक्रोचमेंट है, किस तरह से वो पेड़ इनको परेशान कर रहे हैं, तो ये एक टॉर्ट का दावा होएगा, एक सिविल सूट होएगा, इसमें कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं लाई करेंगी मेरे हिसाब से। हम लोग बात कर रहे थे राजीव जी कि महिलाएं कामकाजी हैं, बहुत बढ़िया तो प्रतिशत नहीं है भारत में महिला कामकाजी का पुरुषों के मुकाबले में, लेकिन कोशिश की जाती है कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा सड़क पे दिखें, कार्यालयों में दिखें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि किसी भी देश का जो मुस्तकबिल है वो इस बात से माना जाता है कि जब सड़क पर महिलाएं ज़्यादा दिखें, जिस देश में ज़्यादा महिलाएं सुरक्षित हैं सड़कों पे ज़्यादा। तो आपको क्या लगता है कि अभी भी महिलाओं से जुड़े जो अधिकार हैं, अगर वो कामकाजी हैं, उनको लेकर भी जागरूकता उतनी है नहीं? अगर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को भी अगर हम कहना चाहें, मातृत्व अवकाश को लेकर कहा जाए, बहुत कम लोग हैं ऐसे जो FIR दर्ज कराते हैं कि तीसरे महीने की प्रेगनेंसी में उन्हें निकाल दिया गया है या दूसरे महीने की प्रेगनेंसी में उन्हें निकाल दिया, ये कहते हुए कि आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं। आपको लगता है कि कई कानून हैं बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन ज्ञान नहीं होने की वजह से उसका लाभ नहीं मिल पाता? ये जरूर सही है कि कानूनों का उस प्रकार से ज्ञान नहीं है लोगों के बीच में, और जो बेनिफिट्स, सो कॉल्ड बेनिफिट्स हो सकते थे, वो इस कारण लोग उनसे वंचित हैं क्योंकि उतनी जागरूकता नहीं है, जानकारी नहीं है। रही बात महिलाओं की प्रतिशत वर्क प्लेस पे बढ़ाने की, तो अभी जैसा हाल ही में हमने देखा, दिल्ली पुलिस में भी अभी यूनियन ऑफ इंडिया ने एक पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्शन लिया है, 33% नॉन गेजेटेड पोस्ट को रिजर्व किया है। हमें लगता है इस प्रकार के और कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी एक प्रोविजन बना चुका है इसको, अब उसको फाइनली एक शेप देने की बात है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे वो शेप दी जा सकती है। हमें लगता है ये एक अपने आप में बहुत पॉजिटिव एक्शन है। शायद 33% रिजर्वेशन पार्लियामेंट का तो डिबेट आज तक होता रहा, नहीं हो पाया, बट जहां एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, और ये महिलाएं जो आएंगी एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्सेस में, इनका एक अलग डुप्लीकेट इफेक्ट रहेगा। क्योंकि ये एक तो उनके सुरक्षा के लिए है, उन महिलाओं के लिए, और दूसरा एक महिला को रीएश्योरेंस होगा कि वो जिससे कंप्लेंट करने जा रही है या जिसको वो अपना कंप्लेंट एड्रेस करने जा रही है, वो भी हो सकता है उतनी ही सेंसिटिव होके वो कंप्लेंट को सुनेगी या उसको रिकॉर्ड करेगी। तो वर्क प्लेसेस पे महिलाओं की स्ट्रेंथ ऑब्वियसली बढ़नी चाहिए। दूसरी चीज जो आपने कही कि महिलाओं को इस प्रकार की जानकारी नहीं है कि उनके क्या राइट्स हैं, मैटरनिटी राइट्स के बारे में आपने बात कही, वो बात सही है। हमें लगता है उस पर थोड़ी सी और जागरूकता होनी चाहिए कि उनको इस बात का राइट है, 2 साल की मैटरनिटी लीव गवर्नमेंट जॉब में अगर हैं तो आप मिल सकती है, या अगर प्राइवेट जॉब में है तो 3 महीने या 6 महीने से कम नहीं दिया सकती। उस पर हमें लगता है एक सोशल अवेयरनेस करने की जरूरत है, ताकि महिलाओं को अपने इस प्रकार के अधिकारों की कम से कम जागरूकता और जानकारी हो। ऐश्वर्या, हम लोग ब्रेक से पहले ये बात कर रहे थे कि जो कानून बनते हैं उनका लक्ष्य क्या होता है, सुधार या सजा? दोनों चीज होती है। पनिशमेंट की 5 थ्योरीज हैं, उसमें उसके अलग अलग आयाम हैं। प्रिवेंशन भी है, डेटरेंस भी है, रिफॉर्म भी है, रिट्रीब्यूशन भी है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स जरूरी हैं किसी भी पनिशमेंट में। तो कानून जब भी बनता है तो इन्हीं सारी चीजों को दिमाग में रखते हुए इन सब चीजों को के हिसाब से बनता है, लेकिन उसका जो इन्फोर्समेंट है वो ज्यादा इम्पैक्ट करता है सोसाइटी को। और उस इन्फोर्समेंट में अभी इतनी बड़ी खामियां हैं। जो हमारा बेसिक लेवल है, ये जो पुलिस में 33% इन्होंने जो बात करी, दिस विल बी अ वेरी वेरी पॉजिटिव स्टेप। इससे पूरी महिलाओं का जो सुरक्षा है, एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप आजकल आपने एड्स देखे हैं, कुछ एड्स आए हैं कि महिला कैब ड्राइवर है, बेटी लेट घर आ रही है, फादर पूछ रहे हैं आप लेट क्यों आ रहे हो, कौन सी कैब में, उसका नंबर क्या है, वो कैब ड्राइवर से बात कराती है जो एक महिला है। तो ये सारी चीजें एक कॉन्फिडेंस डेवलप करती हैं सोसाइटी में। जब महिला पुलिस दिखेंगी ज्यादा तो एक ऑटोमेटिकली ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा। जी ऐश्वर्या, एक और हम दर्शक हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं। मयंक है राजस्थान से, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जी पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम। नमस्कार।
हाँ मैडम, मैं कुछ सुझाव देना चाह रहा था इस मामले में। जी बताएं। मैं कह रहा था कि जो स्कूल शिक्षा है उसमें अगर मॉरल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए तो इससे काफी हद तक महिलाओं की प्रति सुरक्षा का भाव ज्यादा होगा और जो लिंगानुपात के लिए जागरूकता में लानी चाहिए समाज में। इसके अलावा मैं कहना चाह रहा हूँ मैडम कि जो कुछ महिलाएं हैं जो महिलाओं के लिए आवाज उठाती है, बहुत से संगठनों में जुड़ जाती है, लेकिन बाद में देखा जाता है कि वो केवल सेल्फ डेवलपमेंट करके किसी पार्टी का टिकट लेकर वो ऐसा कुछ अपना डेवलपमेंट कर लेती है, पूरा उसमें योगदान नहीं देती है, वो उनका खुद का इनिशियली कुछ उसमें हो जाता है। मुझे लगा आपका पहला, माफ कीजिएगा लेकिन आपका पहला जो सवाल था वो ज्यादा सार्थक मुझे महसूस हुआ। शमीना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि पॉक्सो कानून जो आया है, जो बच्चियों के साथ जो यौन हिंसा होती है और रेप होता है, ऐसी स्थिति में आपको लगता है ये काफी अहम वातावरण बनाने में मेरे ख्याल से मददगार है आज की स्थिति में? निश्चित तौर पे क्योंकि हमें ये कहने में बहुत शर्म आती है, मगर फिर भी ये फैक्ट है कि आज 3 साल की बच्ची हो या 5 साल की बच्ची हो या 8 साल की बच्ची हो या फिर 71 साल की वृद्ध महिला हो, जी हाँ, बलात्कारी, उसकी उम्र, उसके कपड़े, उसका रहन सहन, कोई भी चीज उनको मैटर नहीं करती अगर उनको अपना कुकर्म करना है। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और इस पूरे परिप्रेक्ष्य में बच्चों को एक कंजीनियल एटमॉस्फेयर मिले जहां पर उनके साथ बातचीत हो सके, उसकी बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव होते हैं बच्चे और उनसे आप किस तरह के सवाल पूछ सकते हैं, किस माहौल में पूछ सकते हैं, ये सब गाइडलाइंस होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि चाहे हम कितनी भी सेंसिटिविटी की बात करें, ऑफिसर्स जो होते हैं वो इम्यून हो जाते हैं जब वो क्राइम इतना रोज सुबह से लेकर शाम तक देखते हैं कि उनको लगता है कि ये वन ऑफ द इवेंट्स है। सो उस परिप्रेक्ष्य में अगर एक गाइडलाइंस मौजूद है जहां पर ऑफिसर्स को ये पता हो, ये दे हैव टू अबाइड बाय सर्टेन थिंग्स, आई थिंक दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। मगर आज भी अनफॉर्चुनेट है कि आप बड़े शहरों से बाहर अगर निकलिए, गांव में जाइए, कस्बों में जाइए, ट्राइबल इलाकों में जाइए, तो आपको असली हकीकत आज समझ में आएगी और तब महसूस होगा कि यहाँ पर पॉक्सो कानून इतने जानकारी नहीं है, जानकारी ही नहीं है, और जानकारी है तो वो संवेदनशीलता नहीं है या वो फैसिलिटीज भी नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ एक ही नहीं है। सो आई थिंक वहां पर काम करने की जरूरत है। दिल्ली जैसे शहर में तो बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर कोशिश की जाती है देने की। जी ऐश्वर्या, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे शमीना जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की कि छोटी बच्चियों के साथ जब दुष्कर्म हुआ, यौन हिंसा हुई, बलात्कार हुआ, रेप हुआ, तो अभी तक ये कहा जाता था कि लड़कियों के छोटे कपड़े, उनका व्यवहार कहीं ना कहीं मददगार साबित होता है उनके साथ होने वाली यौन हिंसा में। जब छोटी बच्चियों के साथ इस तरीके की घटनाएं सामने आने लगी, न्यूज़पेपर की सुर्खियां बनने लगी, हमारे बीच हमें सुनने को मिलने लगी, तब हमें महसूस हुआ कि कोई एक ऐसा वातावरण होना चाहिए जिससे बच्चों के लिहाज से हम उनसे बात पूछ सकें और वो अपनी बात रख सकें निर्भय होकर, बिना डरे। पॉक्सो कानून की महत्वपूर्ण चीजों को अगर मैं आपसे जानना चाहूं तो कौन कौन सी हैं जिससे काफी मासूमियत बढ़ती गई है माहौल में? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो इस एक्ट की ये है कि इसने पहली बार जेंडर न्यूट्रल होके एक ऑफेंस को वो किया है। तो इसमें खाली बच्चियों को नहीं, अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में बच्चों के साथ भी ये बहुत हो रहा था, तो लड़के और लड़कियां, छोटे बच्चों के साथ दोनों को कवर किया है जेंडर न्यूट्रल होके। दूसरा, इसमें स्पेसिफिक पनिशमेंट्स हैं जो मतलब रेप के ऑफेंस में या दूसरे ऑफेंस में नहीं आते हैं। इवन शोइंग योर ऑर्गन्स या मेकिंग द चाइल्ड टच योर ऑर्गन्स, ये सारी चीजें भी ऑफेंस में आ रही हैं। इसके अलावा अगर ये अथॉरिटी ऑफ पावर में हुआ है, अगर कॉन्फिडेंस में हुआ है, किसी पुलिस ऑफिसर या जैसे ये रिमांड होम्स या जुवेनाइल होम्स, इनमें अगर होता है तो पनिशमेंट का प्रिस्क्रिप्शन ज्यादा है। इसको हाईएस्ट लेवल पे इन्वेस्टिगेट होना है, ये भी प्रावधान है। इसमें सेंसिटिविटी को पूरी तरह से इनकॉर्पोरेट किया है कानून में। तो ये कानून अपने आप में एक ऐसा कानून है कि छोटे बच्चों को पूरी तरह से, और इसको कानून का बहुत ज्यादा वो लोगों में अवेयरनेस क्रिएट होने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी ये कानून बहुत लोगों को मालूम नहीं है। और जहां तक छोटे कपड़ों की बात है, छोटे कपड़ों से इसका कोई लेना देना नहीं है इस तरह के ऑफेंसेस का, क्योंकि ये उन बच्चियों की या उन महिलाओं की मानसिकता को नहीं दर्शाता, ये उन संकुचित लोगों
लोगों की मानसिकता को दर्शाता है जो इस तरह के ऑफेंसेस करते हैं। जी जी, श्वेता हैं हमारे साथ पंजाब से। ऐश्वर्या, मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी इसके और भी महत्वपूर्ण बारीकी जो बिंदु हैं। नमस्कार श्वेता जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मेरा एक्चुअली ये सवाल है कि आजकल लड़के हैं ना, लड़कियों को कॉल्स मिस कॉल्स बहुत देते हैं। अगर आप कॉल उठाओ तो बात भी नहीं करते, मतलब काफी कॉन्टिन्यूस मिस कॉल देते हैं। चलो आज तो थैंक गॉड की टेक्नोलॉजी हमारे पास है, सैमसंग में आपके पास ऑप्शन होती है रिजेक्टेड लिस्ट, चलो हम उसमें डाल देते हैं, फिर भी वो कभी हटते नहीं। कभी 11 बजे, कभी जैसे उनको पता होता है, मेरी रियल लाइफ एग्जाम्पल, स्टडी कर रहे होते हैं, उसको पता होता है कि मैं एक्चुअली MBA करके अभी बैंक की PO की प्रिपरेशन कर रही हूँ। उनको पता होता है कि मैं रात को इतने बजे तक पढ़ती हूँ, क्योंकि लाइफ पे आपको पता चल जाता है, लड़के इतने आजकल स्मार्ट, फिर भी आपको वो कॉल मतलब करते हैं। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए कि उनको पता भी है कि मुझे पता चल गया है कौन कौन है। आपने अपने परिवार में ये बात शेयर करी? नहीं, मैंने की नहीं है। आपने किसी से अभी तक शेयर नहीं करी और आप नेशनल टीवी पर अपनी बात रखी है, उसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच श्वेता। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप लाइन पे बने रहिए और ऐश्वर्या आपका इस सवाल का जवाब देना चाहेंगी, प्लीज ऐश्वर्या। मैं श्वेता जी को ये बताना चाहती हूँ कि आप FIR कर सकते हैं श्वेता जी, और जो आपको मिस्ड कॉल देता है वो तो अपना लिंक छोड़ के जा रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग में आप FIR कर सकते हैं इमीडिएटली। वो ये IPC के सेक्शंस तो आते ही हैं कि वो आपके साथ छेड़खानी कर रहे हैं, आपको तंग कर रहे हैं, पर वो जो कॉल्स वगैरह करना है वो उनको पूरी तरह से उनके IP एड्रेसेस से उनकी लोकेशन, उनके नंबर्स, सब चीज पता चल जाएगी। आपको खाली एक FIR करने की जरूरत है। ये खाली मिस्ड कॉल की बात नहीं, मैं इसको एक स्टेप आगे बढ़ा के और भी कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस हुए क्लाइंट्स के, उसमें बताना चाहती हूँ। गलत प्रोफाइल क्रिएट कर देना, फेसबुक पे लड़कियों की गलत प्रोफाइल क्रिएट करके, या मैरिज साइट्स पे और दुनिया भर की गंदी चीजें उसमें लिख देना, ये भी चीजें कई सारी आजकल आ रही हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इन सारे ऑफेंसेस के लिए आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के सेपरेट पुलिस थाने हैं, नहीं तो आप ऑर्डिनरी पुलिस थाने में भी जो आपके घर के नियरेस्ट है वहां जाके FIR दर्ज कराइए, और ये तो 100% पकड़े जाएंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल होती है उसको मिटा पाना आसान नहीं है। और श्वेता, मैं आपसे भी ये कहना चाहूंगी कि आप हमारा जब फोन रखें तो अपने माता पिता को जरूर इसमें शेयर करें। इसमें डरने की कोई बात नहीं है और इसमें आप दोषी नहीं है, ये बात आप समझ लीजिए, इसमें आप दोषी नहीं है, इसलिए अपने परिवार से जरूर शेयर करें। मैं उम्मीद करती हूं कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा श्वेता। चलिए राजीव जी, इस तरीके की जब के सवाल हमारे आसपास होते हैं, लेकिन संकोचवश, क्योंकि नहीं लड़कियों को ये लगता है कि शायद हमारी तरफ से भी एक उंगली उठेगी कि कहीं हम तो दोषी नहीं है, क्यों इतना किसी को सिर चढ़ाया था, क्यों आपने उनको इतना मौका दिया कि उन्होंने आपके साथ इस तरीके का व्यवहार किया। आपको लगता है कि ये व्यवहार भी कहीं ना कहीं अपराध को आगे बढ़ने में या उसके कदम को और तेजी करने में मददगार साबित होता है स्त्री या लड़की की तरफ से? जरूर होता है। देखिए, इतने डिटरेंट कानून होने के बावजूद भी घटनाएं हो रही हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये है, ये एक्यूज जो हैं ये एम्बोल्डन होते हैं इस फैक्ट से, क्योंकि कितनी और घटनाएं जो हो रही हैं वो रिपोर्ट नहीं हो रही, तो उनको ये डिटरेंट एस्पेक्ट ऑफ लॉ जो है उनको संभवतः पता ही नहीं चलता है जब वो क्राइम कर लेते हैं। और वो इस कारण ही करते हैं क्योंकि एक सर्टेन लेवल ऑफ केसेस जो हैं वो रिपोर्टेड ही नहीं, वो हमको आपको पता नहीं है वो। और जैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि विक्टिम के स्टिग्मा जो है वो आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसको शायद हमारा कानून आज भी एड्रेस नहीं कर रहा है कि आपके साथ ऑफेंस हो गया, यू बीइंग अ वुमन, यू डू नॉट गो टू रिपोर्ट first of all to the police, leave apart police, you do not even tell to your parents that these type of things are happening against you. तो ये जो एक स्टिग्मा है, ये एक हमने अपने अंदर ये एक मापदंड बना लिया है कि थोड़ा बहुत तो सह लेंगे, क्योंकि बोलने जाएंगे तो वो रिपोर्ट होगा, फिर उसमें पुलिस इन्वॉल्व होगी, उसमें क्वेश्चनिंग होगा। मैं चाहूंगी कि ये माइंडसेट जो है वो थोड़ा सा तोड़ने की जरूरत है आज के डेट में। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। शमीना जी, जो कि मयंक थे राजस्थान से, उनका हम जवाब चाहेंगे कि आप दीजिए। उन्होंने कहा था कि क्या हमारे सिलेबस में, स्कूल में अगर नैतिक शिक्षा, हमारे संस्कारों में, हमारे अंदर व्यवहार हो, हमारे अंदर एक तहजीब हो किसी से बात करने की और बात रखने की, हम किसी को गलत ना बोलें, ये नैतिक शिक्षा को इसमें लाने की जरूरत महसूस बहुत है। अनफॉर्चुनेट लगता है कि ये बहुत बड़ा रोल निभा सकता है।
निश्चित तौर पे बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि पीछे अगर आप बहुत ज्यादा समय नहीं बीता है, 20 साल पुराने जाएं आप, तो जो सिलेबसेस थे, स्कूल्स थे, वहां पर असेंबली का एक अच्छा टाइम होता था जहां पर नैतिक शिक्षा दी जाती थी, टीचर्स और प्रिंसिपल्स देते थे। मगर आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात करें तो कई सारे स्कूल्स हैं, अगर आप सिर्फ दिल्ली की बात करें तो वहां पर मॉर्निंग असेंबलीज को भी नहीं किया जा रहा है, ये कहकर कि नहीं टाइम वेस्ट होता है, हफ्ते में एक बार होगी या हफ्ते में 2 बार होगी। और वो असेंबली का टाइम जो होता था, उस समय जो टीचर्स होते थे, प्रिंसिपल्स होते थे, वो नैतिक शिक्षा करते थे। एक एस्पेक्ट वो मिसिंग हुआ है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अब जो आज का समय है और जिस तरह से क्रिमिनलाइजेशन बढ़ता चला जा रहा है हर समय हर जगह, तो हमें जरूरत है कि हम अपने सिलेबसेस में चेंजेस करें। और सिलेबस में चेंजेस हमें बिल्कुल एकदम सेकेंड क्लास 3 क्लास 2 लेवल से लेकर 12th तक लेकर आना पड़ेगा। जब तक हम रिपीटेडली अपने बच्चों को नहीं बताएंगे कि सही स्वभाव, सही व्यवहार क्या है और कितना जरूरी है महिलाओं को रिस्पेक्ट करना, कितना जरूरी है समाज में रिस्पेक्ट देना, कितना जरूरी है अपने भारत के संविधान को रिस्पेक्ट देना, जब तक हम नहीं ये इम्बाइब करेंगे, और ये सिर्फ शिक्षा कर सकती है। और इस बात पे मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने तकरीबन 1.5 साल पहले एक पूरा कंप्लीट रिपोर्ट दिया था, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी को ये सजेशन किया था कि आप अपने जो सिलेबसेस हैं उसमें चेंजेस करें। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसा कुछ हो नहीं पाया, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एनसीडब्ल्यू भी बहुत स्ट्रांगली फील करता है। ऐश्वर्या, क्योंकि घड़ी की सुइयां मुझे कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाने के लिए बोल रही हैं, एक अंतिम एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी, शायद दर्शकों की तरफ से मुझे भी महसूस हो रहा है कि पूछना चाहिए। हमारे देश में 58% जो है आंकड़े वो ये बताते हैं कि 18 साल से कम उम्र की बच्चियों की शादी हो जाती है। इसके लिए भी ये अपराध की श्रेणी में आता है और इसके लिए क्या प्रावधान है? ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता अर्चना जी, ये प्रोहिबिटेड जरूर है, लेकिन ये अपराध की श्रेणी ये अपराध की श्रेणी में नहीं है। ये अपराध की श्रेणी में नहीं है। लेकिन एक और एस्पेक्ट इसका ये है कि अगर वो बच्ची मेजर होने पे चाहे तो उस शादी को रेप्यूडिएट नहीं, अगर 16 साल की लड़की है और उससे बड़ी उम्र का लड़का है, मान लीजिए 25 है या 35 है या 40 है, तो क्या है उसके पास कानून? वो कैसे अपनी बात रख सकती है? वो शादी होने से पहले रुक सकती है, पर वो शादी होने के बाद में क्राइम नहीं है। और उसके पास राइट ये है कि जब वो 18 साल की होती है तब वो उस शादी को रेप्यूडिएट कर सकती है, पर वो रिफ्यूज कर सकती है जाने से। वो क्राइम ना हो पर वो रिफ्यूज कर सकती है जाने से। आप स्वयं क्या मानती हैं कि क्या वो अपराध की श्रेणी में आना चाहिए? देखिए, वो मैं ये मानती हूँ कि हमारी सोसाइटी अभी उस मैच्योरिटी लेवल पे नहीं पहुंची है कि चलिए मुझे कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाना। राजीव जी, अंतिम में जानना चाहूंगी कि तस्वीर कैसे बदलेगी? कानून तो बहुत हैं, बहुत मोटी किताब है कानून की, बहुत कुछ है, बहुत संक्षेप में बताइएगा तस्वीर कैसे बदलेगी? बहुत संक्षेप। जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि जेंडर सेंसिटाइजेशन की जरूरत है जी। कानून तो अपना काम करेंगे जी, कानून का काम प्रिवेंशन का, संवेदनशीलता की जरूरत है। ऐश्वर्या, आपके हिसाब से? खाली अपनी बेटियों को मजबूत मत कीजिए, अपने बेटों को भी संवेदनशीलता समझाइए। हमें अपने बेटों को भी ये समझाना जरूरी है कि महिलाओं के बिना हमारा समाज अधूरा है और महिलाएं लूज नहीं कर रही है, समाज लूज कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। शमीना जी, मुझे लगता है कि बेटों को जागरूक और सही शिक्षा देने के साथ साथ हमें अपने सिलेबसेस में, फिर से रिएटरेट करूंगी कि हमें अपनी जो शिक्षा पद्धति है उसमें कहीं ना कहीं ये बातें इम्बाइब करनी पड़ेंगी, ये बतानी पड़ेंगी। और खास तौर से पुलिस प्रशासन जो है, जिसका जिम्मेदारी है, जिसकी ड्यूटी है महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना, उनको इस बात का एहसास दिलाना पड़ेगा कि ये आपकी जिम्मेदारी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम को बद देखने का और सवाल पूछने का। अंत में सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, कानून हमारे लिए बहुत है, लेकिन इसका लाभ लेने के लिए आपको पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि जब बात निकलेगी तभी तो दूर तक पहुंचेगी। आज लीगल पॉइंट में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।